Hello and welcome back to our channel Pharmalix, your study partner. GPAT previous year questions will be today's topic. That means 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स के, जैसा कि हमने कहा था, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम उनकी स्ट्रेटजीज, उनके कुछ चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी आने वाले एग्जाम में और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है. ठीक है. So if you are visiting this channel for the first time, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon for more related and updates, and for more pharma, medical and GPAT related career updates. Stay tuned to Pharmalix. Let's get right into our first question. First question is, formation of myelin sheath around CNS are done by. क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो माइलिन शीथ की बात की गई है, यानी कि अगर हम एक न्यूरॉन बना लें, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये हमारे न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये हमारा जो क्या है, ये हमारा नर्व टर्मिनल है. ठीक है. अब जो न्यूरॉन होता है उसमें जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसमें एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीथ. अब इस माइलिन शीथ किस चीज का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी लोकेशन क्या दी गई है, CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लोकेशन है जहां पे ये माइलिन शीथ पूछा गया है. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ही इजी तरीके हैं. पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन सी इसके आंसर नहीं होंगे. तो ये देख लीजिए, माइक्रोग्लाया और एस्ट्रोसाइट, ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे. ठीक है, इनके तो दूर दूर का इसका कोई नाता नहीं है. अब बात बची A एंड B की. तो एक्सॉन, अगर हमारे CNS की बात होगी तो जो माइलिन शीथ होगा वो बना होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, और अगर PNS की बात होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात होगी, तो ये बना होगा हमारे स्वान सेल्स का. यानी कि यहां के लिए सही आंसर क्या हो गया, हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. अब अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन की जो कवरिंग है उसको हमने माइलिन शीथ कहा. माइलिन शीथ यहाँ पे मेंशन है. माइलिन शीथ कहाँ का पूछा था, CNS का, और CNS के लिए आंसर क्या हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ठीक है, ये क्लियर है. ये आप अपने से पढ़ लेंगे कि भाई माइलिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुआ तो ओलिगोडेंड्रोसाइट से होगा, एंड स्वान सेल्स कहाँ पे होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका टाइम भी बचना चाहिए और आपका जो प्रीवियस ईयर का जो रिवीजन है वो भी हो जाना चाहिए. वो इस वीडियो का मोटो होने वाला है. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर ऑफ सेल डेथ इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है कार्डियक बायोमार्कर्स. ठीक है, कार्डियक बायोमार्कर से क्वेश्चन आया है. यानी कि क्या होता है, जब भी हमारे हार्ट में, हार्ट हम इस तरीके से बना देते हैं, जब भी हमारे हार्ट में कोई भी इंजरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी या फिर इन्फ्रैक्शन की स्टेज आ गई, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो हार्ट की सेल्स होती हैं उनमें इंजरी आती है, या तो वो फिर डेथ कर जाती हैं, या तो वो मर जाती हैं या खराब हो जाती हैं. ठीक है. तो इस स्टेट में क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं. अब ये एंजाइम की मदद से हम पता करते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे हार्ट के हेल्थ की. ठीक है. तो ये हम ज्यादातर तब करते हैं जब हमारे किसी पेशेंट में हार्ट अटैक की सिचुएशन डेवलप होती है, कार्डियक एरिथमिया, एंजाइना, इन्फ्रैक्शन जैसी. अब इन्फ्रैक्शन को भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं. सपोज कीजिए यहाँ एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे बहुत ही इजीली ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है. किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा जब भी ब्लड का फ्लो इंटरप्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फ्रैक्शन. ये इन्फ्रैक्शन का स्टेज होता है. ठीक है. तो ये स्टेज जब डेवलप होता है तो ब्लड के आगे न पहुंचने की वजह से जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं. अब पूछा है कि ये जो सेल डेड हो रही हैं, जो सेल की डेथ हो रही है, उनके लिए कौन सी स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम का हम टेस्ट करेंगे. ठीक है. अब वो हम देख लेते हैं. देखिए, वैसे तो इन सभी को हम यूज करते हैं, क्रेटिनिन काइनेज, कार्डियक ट्रोपोनिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज को हम नहीं यूज करते हैं. ये बेसिकली LFT के लिए यूज होती हैं. ठीक है. यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए इनको हम यूज करते हैं. तो ये तो पहले हटा दिया. ठीक है. D इज रॉन्ग. अब बचा ABC. ABC में से अगर देखें तो यहां पे पूछा है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बात हो रही है यहां पे और पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है. ठीक है. अब स्पेसिफिक में आएगा तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे अदर कारणों से भी
ये एलिवेट होता है, तो स्पेसिफिक में ये नहीं होगा। अब बात करें क्रेटिनिन काइनेज एंड क्रेटिनिन ट्रोपोनिन की, तो देखिए दोनों में से ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा ट्रोपोनिन। एंड ट्रोपोनिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आई एंड एक होता है टी। और क्रेटिनिन काइनेज भी दो टाइप के होते हैं, फिलहाल हम उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस इतना याद रखेंगे कि ट्रोपोनिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमारा जो क्रेटिनिन काइनेज है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है और ये डिलेड होता है ना। ये क्या होता है, ये मतलब 4 to 6 आवर्स के बाद, अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो 4 से 6 घंटे के बाद ये एलिवेट होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। और ये क्या होता है, ये तुरंत एलिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो यहां पे आंसर ए नहीं होगा, आंसर होगा बी, यानी कि कार्डियक ट्रोपोनिन हमारा आंसर होने वाला है, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले चलिए इसको ये भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। कार्डियक ट्रोपोनिन, दिस प्रोटीन इज बाय फार द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्डियक बायोमार्कर। इट हैज हाईएस्ट नोन सेंसिटिविटी, हाईएस्ट नोन सेंसिटिविटी कई कंट्रीज में, यानी कि कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, तो वो हमारे जो सीके हैं यानी कि क्रेटिनिन काइनेज है, इसको तो यूज करना ही बंद कर दिया है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब ये टेस्ट नहीं हो पाता है या फिर इनकी जो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो ही हम क्रेटिनिन काइनेज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके हार्ट में, सपोज कीजिए आपका हार्ट है, इसमें जैसे ही कोई इंजरी हुई, कोई इन्फ्रैक्शन हुआ, थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तुरंत ही जो हमारा क्या है ट्रोपोनिन है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो हम इसके टेस्ट से क्या कर सकते हैं, इसको सेंसिटाइज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है तो ये बहुत ही ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए आपको ये पढ़ना कहाँ से है, ये आपको कार्डियक बायोमार्कर्स जो आपके चैप्टर्स किसमें होंगे, कार्डियक, ग्लाइकोसाइट्स या फिर एरिथमिया, एंजाइना, ये इन सभी चैप्टर्स में काम आने वाला है। आपको केडीटी के जो कार्डियक वाली यूनिट है वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिक पेज नंबर तो नहीं दे सकते, बट फिर भी आपको पूरी तरीके से इसमें एक एक चीज मिल जाएगी अगर आप ये यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़नी तो आपको पूरी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक मेडिकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रोपोनिन की बात करें तो व्हेन हार्ट मसल बिकम्स डैमेज, ट्रोपोनिन इज सेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम। हमने बताया कि जब भी हार्ट मसल डैमेज होगी, ट्रोपोनिन ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, एंटर कर जाएगी। एज हार्ट डैमेज इंक्रीजेज, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रोपोनिन आर रिलीज इनटू द ब्लड। मतलब जितना ज्यादा हार्ट डैमेज होगा, यानी कि अगर हार्ट डैमेज क्या हो गया, ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रोपोनिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ठीक है, अब क्रेटिनिन काइनेज की बात करें, एमबी और ये हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ क्रेटिनिन काइनेज की बात करेंगे। क्रेटिनिन काइनेज क्या होता है, अगर एमबी की बात करें तो ये क्या है, सब टाइप है, इसको हम यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। क्रेटिनिन काइनेज क्या होता है, ये 4 से 6 घंटे बाद, यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो 4 से 6 घंटे के बाद ये बढ़ेगा और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। और इसका मेजर सोर्स क्या हो सकता है, या फिर इसका मेजर सोर्स हो सकता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इंजरी, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक ट्रॉमा, कार्डियक सर्जरी एंड एंडोकार्डियल बायोप्सी। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि सर्जरी पे भी ये एलिवेट हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, तो ये टेस्ट क्या हो गया, हमको उसके लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक। एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ पे ब्लड, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, हर जगह से ये एलिवेट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, तो ये तो गलत हो ही जाना था। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, एएसटी टेस्ट कहते हैं इसको, ये बेसिकली एलएफटी में यूज होता है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट में इसको यूज करता है। डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं जब आपको फैटी लीवर हो जाता है, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस और अदर सारी जो लीवर के डिसऑर्डर्स हैं उसमें इसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकल फीचर आर नॉट को हम यहां पे अंडरलाइन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता है, ठीक है, ये हमको मालूम है, लेकिन कौन सा क्लिनिकल फीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके इंक्रीज्ड एलडीएल, इंक्रीज्ड एचडीएल, इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड्स और डिक्रीज्ड एचडीएल। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत ही डीप में न जाते हुए अगर आप इसको सरफेस से ही ये क्वेश्चन देखें तो आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एलडीएल। अब बताइए एलडीएल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या खराब है? बिल्कुल खराब है, इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है।
इसी तरीके से सेम ट्राइग्लिसराइड भी सेम काम करते हैं, यानी कि अगर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेंगे तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड भी हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी कि अगर इनका लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, हाइपरटेंशन की सिचुएशन डेवलप होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की सिचुएशन डेवलप होती है, कई बार एरिथमिया की भी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके साथ में HDL को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल और अच्छी चीज़ों का हमारे बॉडी में होने से क्या होगा, हमारी बॉडी की जो सिचुएशन है वो सही होगी, हेल्थ अच्छी होगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड HDL होने पे क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो HDL का अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन अगर HDL डिक्रीज कर जाए, अच्छी चीजें हमारे बॉडी में कम हो जाएं तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी, यानी कि इंक्रीज्ड HDL हमारे इंसुलिन के रेजिस्टेंस में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डायबिटीज मेलिटस के केस में। ठीक है, अच्छा, तो इंक्रीज HDL ये हमने बता दिया, एक्सप्लेनेशन इसका है, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आरबीसी जो है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उनको हम एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। कि कौन से आइसोटोनिक, NaCl में आपको पता होगा 0.9%। इसमें अगर रखते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन ना करके आप इंटरसेक्शन कर दीजिए या फिर इसको आप कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे से। देखिए करना क्या है, पहला ऑप्शन है नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। दूसरा ऑप्शन है आरबीसी शेप एंड साइज विल नॉट चेंज। और सी ऑप्शन है बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज सेम, सॉल्यूट विल नॉट क्रॉस आरबीसी मेम्ब्रेन। एंड लास्ट ऑप्शन है, ये सभी सही है। अब देखिए, आइसोटोनिक है, आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो क्या कोई मूवमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि ये चीज क्या हो गई, सही हो गई ये स्टेटमेंट। तो नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। अब देखिए, एक स्टेटमेंट सही हो गई तो हम उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सही हो गई उसी को टिक लग करके आगे बढ़ जाए, जब हमारा ऑल ऑफ अबव दिया हो तो। अब देखिए, बी में क्या है, आरबीसी शेप एंड साइज विल नॉट चेंज। जब कोई मूवमेंट ही नहीं है तो शेप एंड साइज चेंज कहां से होगी, तो ये भी सही हो गया। बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज सेम सॉल्यूट विल नॉट क्रॉस द आरबीसी मेम्ब्रेन। तो बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा सेम है, सॉल्यूट आरबीसी की मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेंगे। और लास्ट में हमारा बचता है डी, यानी कि ये सारे के सारे जो आंसर हैं ये सभी सही है। तो यानी कि हमारा आंसर होने वाला है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहां पे इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार सीरीज के साथ लेके चल रहे हैं आपको। हर एक क्वेश्चन इसमें जीपैट में 2022 में पूछा जा चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। सेम आपको भी करना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले टाइम में भी आने वाले हैं। और क्योंकि 2022 का क्वेश्चन पेपर जो था वो हल्का सा मॉडरेट से ऊपर था, यानी कि टेंडिंग टू हार्ड कह सकते हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि लेवल इससे नीचे ही रहने वाला है, बहुत ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप कुछ ना कुछ इसी हद की तैयारी करेंगे, यानी कि इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, क्लासिफिकेशन और एंटीडोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं हर एक चैप्टर के, हर एक ड्रग के। तो आपको ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि भाई यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे पॉइजनिंग दी गई है और उसका ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर आपने एंटीडोट वाली स्लाइड पढ़ी होगी हमारी, तो आपको ये सभी ऑप्शंस यहां पे करेक्ट तरीके से मैच हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वारफरिन है, तो वारफरिन का ट्रीटमेंट क्या होता है। वारफरिन का अगर हम कहें कि इसका एंटीडोट बोलें तो वारफरिन का हम क्या करते हैं, विटामिन के, क्योंकि ये वारफरिन विटामिन के डिपेंडेंट ही तो होता है। विटामिन के नहीं रहेगा तो वारफरिन काम ही नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते थे, इनिबिट करते थे। अब विटामिन के को हम इसमें एज अ ट्रीटमेंट यूज कर लेंगे इसके पॉइजनिंग के केस में। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो हमारे आरबीसी में क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता था और ऑक्सीजन की अफिनिटी घटा देता था, यानी ऑक्सीजन को क्या करता था, किक कर देता था, ऑक्सीजन सैड हो जाता था और ये ऑक्सीजन की जगह खुद वहां पे बाइंड हो जाता था और अल्टीमेटली क्या होता था, डेथ हो जाती थी उस पर्सन की, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को काउंटर करने के लिए हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं ना इसकी पॉइजनिंग में, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका क्या हो गया ट्रीटमेंट,
ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें साइनाइड, साइनाइड तो मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि भाई साइनाइड का क्या होगा, डीएस हमने याद किया था, डाई कोबाल्ट एडिटेट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, CDE, ठीक है, ये हमने याद किया था CDE। अब CDE में क्या होता है, साइनाइड डाई कोबाल्ट एडिटेट, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक थी। लास्ट में हमारा नाइट्राइट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट बच रहे हैं। तो देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट का आई थिंक आप सभी को पता होगा प्रोलिडॉक्सिम, और नाइट्राइट्स का बचा क्या, मिथाइलिन ब्लू। अब ये ऑप्शन देखिए मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का है हमारा R, तो फर्स्ट का R और किसी में नहीं है, हमारे इसी में है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत होने वाले हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके ऑप्शंस में एक भी मैच हो गया जो सही है आपके हिसाब से, पूरी तरह से आप कंफर्म हैं, तो आप बाकी ऑप्शंस को इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे इनकी ट्रिक्स भी दी गई है, यहाँ पे इनके ड्रग्स भी दिए गए हैं। आप सभी को इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग ब्रोमोक्रिप्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। अब इट इज रिलेटिवली सेलेक्टिव डोपामीन D2 एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है भाई, अपना डोपामीन का एगोनिस्ट है ना, और डोपामीन का एगोनिस्ट है तो हम इसको डोपामीन ही मान लेते हैं कि यानी कि जब भी ये आएगा डोपामीन को बढ़ाएगा तो हम डोपामीन मान के चलते हैं इसको। तो देखिए डोपामीन क्या करता है, पिट्यूटरी पे लैक्टोट्रॉफ्स यानी इनिबिट करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज को, है ना। तो ये तो बात भाई सही है कि ये जब भी डोपामीन हमारे बॉडी में होता है तो हमारे जो प्रोलैक्टिन का रिलीज है वो हमेशा इनहिबिटेड रहता है। इसीलिए कई बार सिजोफ्रेनिक पेशेंट में क्या होता है कि उनके में अगर डोपामीन की कमी हो गई, या कोई ऐसा पेशेंट है पार्किंसन का जिनमें डोपामीन कमी हो गई, तो उनमें क्या होता है, फॉल्स प्रेगनेंसी रिजल्ट भी आते हैं, ठीक है। बी, एंटी पार्किंसन के लिए इसको यूज करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो एंटी पार्किंसन के लिए इनको हम यूज करते थे। नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे, अगर पूरा नाम लें तो क्या हो जाएगा, नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। तो स्ट्राइएटम में ये क्या करते थे, एंटी पार्किंसोनिज्म रिजल्ट देते थे, सही जवाब है सी ऑप्शन है। इन द कीमो ट्रिगर जोन CTZ सेंटर में ये एंटी एमेटिक काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। CTZ में कौन काम करता था, ऑन्डनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन। ऑन्डनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन ये कौन थे, 5-HT3 इनहिबिटर्स थे। लास्ट में है एक्ट एज एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, बिल्कुल इनको हम एज एन एडजुवेंट यूज करते हैं। तो हमारे सही ऑप्शन कौन हुए, A, B एंड D। A, B, D कहां पे है, A, B, D हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं देखना है, जब भी आपके ऑप्शंस में ABC ऐसा कुछ करके दिया तो वहां पे आपको ऑप्शन ना देखते हुए आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। एक चीज और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉफ्स का मतलब यही है कि पिट्यूटरी लेवल से ये इनिबिशन होता है, यानी कि जब भी आपके पिट्यूटरी में यहाँ पे डोपामीन का जो लेवल सेंसिंग है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक है, तो वहां से क्या होगा, जो आपके प्रोलैक्टिन का रिलीज है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का रिलीज है वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा इनहिबिटेड होगा, ठीक है। बस इतने ध्यान दीजिए। ब्रोमोक्रिप्टिन इज अ डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। बस इतना ही पता हो ना तो बाकी सारे क्वेश्चंस को आप ब्रोमोक्रिप्टिन को सीधा सीधा डोपामीन समझ लीजिए, और डोपामीन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कि डोपामिन किस लिए यूज होता था, एंटी पार्किंसन के लिए यूज होता था, बिल्कुल एंटी पार्किंसन हमने मेंशन कर लिया। कहां पे था, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे में था, ठीक है। दूसरा था कि हमारे प्रोलैक्टिन को क्या करता था, इनहिबिट करता था, ये भी हमने लिख लिया। तीसरा पॉइंट क्या था, ये हमारे एज अ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में ये एज एन एडजुवेंट यूज होता था, एज एन एडजुवेंट यूज होता था, जो कि अभी हम आने वाले क्लासिफिकेशन में आपको ये हम शो कर देंगे, जो कि KD त्रिपाठी बुक में मेंशन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सीरीज में भूल गया कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं हर चीज को थर्ड क्वेश्चन बोल देता हूं फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके ड्रग्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर आप देखें तो यहां पे ये हमारी एंटी डायबिटिक या फिर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, ठीक है। ये सभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, और इनको मैच करने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे हमको देखिए इनसे मैच करना है। सबसे पहले देखें तो DPP4 यानी कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। अब डाइपेप्टिडाइल में इनमें हमने याद की थी ग्लिप्टिन्स, तो DPP जहां पे आ जाए वहां पे हम हमेशा ग्लिप्टिन्स याद रखेंगे, ग्लिप्टिन्स। अब देखिए पूरे में ग्लिप्टिन्स कहां दिया गया है, टिनेग्लिप्टिन, बिल्कुल सही जवाब। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फोर्थ हो गया,
ठीक है, तो फर्स्ट कहां पे मैच हो गया, फोर्थ, यहां पे लिख देते हैं ए। ठीक है, अब दूसरा हो गया एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में दो चीजें हम पढ़े थे, एक पढ़ा था सल्फोनिल यूरियास और एक पढ़ा था हमने मेग्लिटिनाइड या फिर फेनिल एलेनिन एनालॉग्स। ठीक है, ये पढ़ा था। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमने या तो ग्लिपेजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेप्राइड, है ना, ग्लिबेंक्लामाइड या ग्लिमिप्राइड ये पढ़ेंगे, या तो भाई हम कौन सा देखते थे, हम इसमें रेपाग्लिनाइड, नेटाग्लिनाइड ये देखते थे। ठीक है, तो यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है कौन है, ग्लिमेप्राइड, तो भाई हमको दिख रहा है, तो ग्लिमेप्राइड दिख रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो सीधे सीधे किसमें हो जाएगा, थर्ड वाले में। अब PPAR गैमा एक्टिवेटर, ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, थायोजोलिडीन डियोन्स भी कहते थे। थायोजोलिडीन डियोन, इनका एक ट्रिक था कि भाई इनका ट्रिक क्या था, रोज पियो थोड़ा थोड़ा, रोज पियो थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा से हमने क्या याद किया, थोड़ा थोड़ा से हमने याद किया कि थायोजोलिडीन डियोन और रोज से रोजिग्लिटाजोन और पियो से पियोग्लिटाजोन। ठीक है, तो पियो से यहां पे आ गया पियोग्लिटाजोन, तो सी का ऑप्शन क्या हो गया, 2। तो सी किससे हो गया, 2 ऑप्शन, यानी कि पियोग्लिटाजोन। इसमें भी हम क्या कहते थे, ग्लिटाजोन, और इसका एक और ट्रिक था रोज पियो थोड़ा थोड़ा। अब AMPK एक्टिवेटर, AMPK एक्टिवेटर की बात करें तो यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग है, कौन सी ड्रग, बिगुएनाइड्स कैटेगरी की मेटफॉर्मिन। इनकी कौन सी कैटेगरी है, बिगुएनाइड्स, और इनकी कौन सी क्या है, मेटफॉर्मिन। यानी कि अब देखें ए कहां पे गया, ए का फोर्थ, अब ए का फोर्थ किसमें है, 2 में है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। फिर हम देखें बी का कौन सा है, यानी कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का थर्ड है, तो बी का हो गया थर्ड, यहाँ पे बी का हो गया फर्स्ट, यानी कि ये हो गया गलत और ये हो गया सही, बाकी दोनों ऑप्शन में ये तो गलत है ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आपने अप्रोच देखी कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन जो था ये टोटली इससे कोई मतलब नहीं था। खेल इसके भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है एकार्बोज या मिग्लिटॉल या वोग्लीबोस, है ना। तो ए भी हमने याद किया था, एकार्बोस एंड वोग्लीबोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई देखिए कहां से आपको इसको याद करना है। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इसको आप देखिए यहां पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इनहैंस इंसुलिन सिक्रीशन, ओवरकम इंसुलिन सिक्रीशन एंड मिसलेनियस ड्रग्स। और यहां पे इनहैंस में 2 तरीके से, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। यहां पे आप सभी इन कैटेगरीज को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिलहाल इसको याद ना हो तो इसकी ट्रिक की वीडियो हम बनाएंगे, वो भी आपके लिए कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ब्लड ग्रुपिंग। अब ब्लड ग्रुपिंग जो है, ब्लड ग्रुपिंग इज पॉसिबल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारे जो ब्लड है हमारे बॉडी में, तो सबके ब्लड तो सेम है ना, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, सबके ब्लड अलग अलग हैं। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम ये चेक करते हैं कि उनकी ब्लड की कौन सा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी ब्लड की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग पॉसिबल हो पाया बिकॉज, क्यों पॉसिबल हो पाया, किसके प्रेजेंस से पॉसिबल हो पाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबको आता होगा। पहले तो आरबीसी का ही पूरा खेल होता है, डब्ल्यूबीसी जहां जहां है वो हम कट कर देंगे। और यहां पे एंटीजन की बात होती है, एमएचसी की कोई बात नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एलिमिनेशन से अगर हम देखें तो एंटीजन और आरबीसी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। देखिए अब एंटीजन क्या होता है, आरबीसी तो आपको मालूम है रेड ब्लड सेल्स हैं। एंटीजन क्या होता है, अगर सपोज कीजिए किसी का ब्लड है, जैसे एबीओ टाइप होता है, ठीक है, अब उसमें किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ए क्या है, एंटीजन है, ए क्या है, एंटीजन है जो कि आरबीसी पे लगा होगा, और बी क्या होगा, एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी होगी जो कि कहां होगी, प्लाज्मा में होगी। ठीक है, अब किसी का अगर यही चीज बी है तो बी में क्या होगा, बी होगा उसका एंटीजन, और जो ए होगा वो क्या होगा, वो उसकी एंटीबॉडी होगी जो कि किसमें होगी, प्लाज्मा में होगी। तो यानी कि जो ब्लड का डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो क्या हो रहा है, हमारा एंटीजन, और एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर होने वाला है एंटीजन ऑन आरबीसी। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following could be the reason for pharmacokinetic drug interaction? बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे सर जो फार्माकोलॉजी है वो पढ़ना हम कब से शुरू करें, यानी कहां से शुरू करें, हमको समझ नहीं आता कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, आपको फोर्थ सेम से फार्माकोलॉजी उठा लेनी है, जब से फार्माकोलॉजी आपके चालू होती है बी फार्म में। ठीक है,
तो फोर्थ सेम से आपको उठा लेनी है। और फोर्थ सेम का जो यूनिट फर्स्ट है, देखिए यूनिट फर्स्ट से ही ये क्वेश्चन आ गया है कि भाई क्या है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पे आपको ड्रग इंटरेक्शन वाली पूरी स्लाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसी वीडियो के लिंक में आपको उसको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आगे अगर इस एरिया से, इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज पूरी तरह से पता हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो सीधे सीधे हमको ADME याद आता है। 4 तरीके के इंटरेक्शन हमने पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन और एलिमिनेशन इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक की बात आई, अब जहां जहां ये चारों टर्म आए हैं उनको तो पहले टिक कर दो कि भाई ये तो सही होने वाले हैं। तो देखिए एब्जॉर्प्शन की बात आ गई, सही है। एलिमिनेशन की बात आ गई, ये भी सही है। चेंजेस देखने हैं बी और सी में, तो प्रोटीन बाइंडिंग में अगर चेंज कर दें तो चेंज करना कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन प्रोटीन बाइंडिंग में क्या हो गया, कोई फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर नहीं जुड़ेगा। यानी कि अगर कंपटीशन एंड रिसेप्टर साइड की बात करें तो यहां पे बिल्कुल फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये एक्चुअली हमारा किस में आएगा, मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा ACD यानी कि हमारे सी ऑप्शन जो है ये सही होने वाला है, सी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भाई बहुत तरीके की क्या होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं। अगर उन इंटरैक्शन को हम डिस्कस करें तो उनके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पे क्या है 3 टाइप्स के ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं। एक ड्रग से ड्रग का इंटरैक्शन, एक ड्रग से फूड का इंटरैक्शन और एक ड्रग से बॉडी की कंडीशंस का इंटरैक्शन। ठीक है, ये सभी आप यहां से देख सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस करने वाले थे, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। तो इसमें क्या है, 3 पहले तो अगर हम इसको डिफाइन कर दें कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर किसी फैक्टर की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन में अल्टरेशन हो रही है, और वो कॉन्सेंट्रेशन कहां प्रेजेंट है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। यानी कि अगर इसको डिफाइन करें तो ऑल्टर्ड कॉन्सेंट्रेशन फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन ड्रग चेंजेस द सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, ऑल्टरिंग हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट इज प्रेजेंट ऑन द साइट ऑफ एक्शन। इसको आप ठीक इसी तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जब भी किसी एक ड्रग की वजह से, सपोज यहां पे हमने एक ड्रग दी, अब इस ड्रग के देने के बाद एक और ड्रग दी है, और इसकी वजह से इसके सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन में, इसके क्या है, सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है, या इसका सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ड्रग इंटरैक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये ड्रग इंटरैक्शन किस तरीके का हुआ, ये फार्माकोकाइनेटिक वाला ड्रग इंटरैक्शन हुआ। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन, क्योंकि क्यों, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक्सक्रीशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। इन सभी की वजह से किसी भी ड्रग का अगर सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो इसको क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई, दोबारा इस वीडियो को प्ले करिएगा, बार बार इसको सुनने की कोशिश करिएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाने वाली है। फिर भी नहीं समझ में आती है तो ये स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप उसको वहां से ही पढ़ सकते हैं। अब ये 4 टाइप्स के होते थे, कौन कौन से होते थे आपको मालूम है, एब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन, यानी कि इन सभी में इंटरैक्शन जोड़ दीजिए, यही 4 टाइप के इंटरैक्शन होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसके लिए मैं भी नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा ये इंटरैक्शन से ही रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए देखते हैं। अब क्या है कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, इतने सारे चीज़ें जो 2022 में एनालाइज करी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो यूनिट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जो आपके कार्डियोवैस्कुलर जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जीपैट में, इसमें जीपैट में क्वेश्चन आते हैं, BHU में पूछे जाते हैं, नाइपर में क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ यूनिट 1 से यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, नाइपर, BHU एंड जीपैट। ठीक है, और कुछ मेडिकल अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे फार्मासिस्ट हो गए, हमारे नर्सिंग से रिलेटेड, ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एंटी कैंसर की बात करें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंटी कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जीपैट में और हमारे BHU के एग्जाम्स में। नाइपर में तो सीधा क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आ गया था इस बार का।
ठीक है। और साथ ही साथ इसके अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें, एनेस्थीसिया से भी क्वेश्चंस आते हैं। टीबी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इसको भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए किसी भी लोग मुझसे पूछते हैं सर फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ें, तो मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबका। आपने देखा सीधे सीधे क्लासिफिकेशन से करीब 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है क्लासिफिकेशन। और उसके साथ उसके एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ने हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ने हैं। और एंटीडोट से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ उन सभी क्लासिफिकेशन का उन्हीं के साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेना है। ये नहीं कि इसको हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाद में पढ़ेंगे। आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने के साथ साथ ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ लेना है और कोशिश करना है कि इसको एक लाइन में हम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रेस कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखें तो अगर हम बोलें कि भाई कोई भी एक मैकेनिज्म आपको क्लासिफिकेशन के साथ याद करनी है, तो अगर हम मान लीजिए डायूरेटिक्स की बात कर लें। डायूरेटिक्स में हमने कहा कि सर लूप डायूरेटिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या एग्जांपल है, फ्रुसेमाइड क्या करता है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करता है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है उसको, इस तरीके से जहां पे भी फ्रुसेमाइड लिखा है उसके जस्ट सामने ही लिख लेना है कि इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, यानी कि 2 एनायन और 2 केटायन की जो एंट्री होती है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इस तरीके से आपको याद करना है, तब आप जाके इसको कर पाएंगे। और यहीं एरो के पास आप इसके एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं, जिससे आपको एक ही बार में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी लूप डायरेटिक्स का आपको एग्जांपल मिलेगा, इसका एक्शन मिलेगा और इसके एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे। और यूजेस तो आपको पता ही है कि आप इसको डायरेटिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ थी जानकारी इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर फार्मा करियर एंड जीपैट रिलेटेड अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू फार्मलिक्स, योर करियर पार्टनर।